नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, एक हिंदू का, 2 इंडियन एक्सप्रेस के। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, देश की फॉरेन पॉलिसी की इंपॉर्टेंस से संबंधित। क्वेश्चन देखो, देश की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछा जा सकता है और एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। दूसरा हिंदू का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित। तीसरा आर्टिकल फिर से हम इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करेंगे, यूरोपियन यूनियन के डिजिटल मार्केट एक्ट से संबंधित। तो एक हिंदू का, 2 इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देश की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, मिनिस्टर एस जयशंकर जी का ये आर्टिकल हमें फॉरेन पॉलिसी की इंपॉर्टेंस बताता है। उनका ये कहना है, देखो, जो लोग देश के बाहर जाते हैं या फिर देश से बाहर रहते हैं, सिर्फ उनके लिए फॉरेन पॉलिसी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि भारत में रहने वाले लोगों की लाइफ में भी फॉरेन पॉलिसी कितना पॉजिटिव चेंज लाती है, ये हम इस आर्टिकल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं गुड फॉरेन पॉलिसी है क्या। इंटरव्यू में मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज गुड फॉरेन पॉलिसी। देखो, एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी वह होती है जो पहले हमारी नेशनल सिक्योरिटी को एश्योर करे, मतलब हमारा देश सुरक्षित रहे। जैसे कि देखो, हम पाकिस्तान के साथ एंगेज करते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान पर हम दबाव डालें कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करें। रशिया के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हमें जिन हथियारों की आवश्यकता है वो रशिया प्रोवाइड करे, उसी प्रकार से यूएसए के साथ। लेकिन इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी का तो एंगल है ही, फॉरेन पॉलिसी हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमारी नेशनल एस्पायरेशन को फुलफिल करने में हेल्प करे। नेशनल एस्पायरेशन जैसे कि देखो, हम एक बड़ी ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, तो फॉरेन पॉलिसी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी एक्वायर कर सकें, बेस्ट प्रैक्टिसेस ले सकें, जिसकी सहायता से हम हमारे देश में रोजगार पैदा कर सकें। कुल मिला के आसान शब्दों में कहें तो नेशनल एस्पायरेशंस में देखो हर एक वो चीज आती है जो हमें ग्लोबल पावर बनाए, जो हमारे देश के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे अपलिफ्ट करे, गरीबी दूर करे और वर्ल्ड में इंडिया को अच्छा दिखाए। मतलब ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि इंडिया एक रोग कंट्री है। जैसे आप नॉर्थ कोरिया की फॉरेन पॉलिसी देखिए या फिर ईरान की फॉरेन पॉलिसी देखिए, कुल मिला के कुछ भी बोलिए, गलती चाहे किसी की भी हो, फिलहाल उनकी जो इमेज है वर्ल्ड में ठीक नहीं है। नॉर्थ कोरिया के बारे में कहा जाता है कि वो एक रोग कंट्री है। उसी प्रकार से रशिया की फॉरेन पॉलिसी आप मान लीजिए, रशिया का क्रिटिसिज्म कितना ज्यादा हो रहा है अभी वर्ल्ड में। तो फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो तो बाकी देशों से एप्रिसिएशन मिलता है। अब हम जानते हैं जो लोग भारत के बाहर रहते हैं या जा रहे हैं, उनके लिए फॉरेन पॉलिसी कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको समझने के लिए ना आप इमेजिन करो, आप यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हो और अचानक से युद्ध स्टार्ट हो जाता है, आपको वहां से निकलना है, बट आपके साथ 20,000 भारत के बच्चे भी हैं जिनको यूक्रेन से निकलना है। तो ऐसे वक्त देखो फॉरेन पॉलिसी एक्शन में आती है। जैसे कि ऑपरेशन गंगा में इवैक्यूएशन के लिए बस, ट्रेन किस प्रकार से अरेंज हुई, ये अच्छी फॉरेन पॉलिसी का ही एग्जाम्पल है। उस समय हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिशियल्स ने रशिया और यूक्रेन के टॉप ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स से अप्रोच किया और एक सेफ पैसेज तैयार किया। फॉरेन पॉलिसी देखो हमारी पब्लिक हेल्थ में कैसे अपना रोल प्ले करती है, वो हमने कोविड-19 की सेकेंड वेव के दौरान जाना। सेकेंड वेव के दौरान आपने देखा किस प्रकार से पीपी किट और मास्क और वेंटिलेटर्स, ड्रग्स, इनकी एकदम से कमी हो गई थी। तो उस समय हमारे देश के फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिशियल्स ने दूसरे देशों के ऑफिशियल्स के साथ कांटेक्ट किया अर्जेंसी में और नेगोशिएशंस की, इन जरूरी चीज़ों की सप्लाई इंश्योर करवाई। बहुत काम किया उस समय हमारे देश के डिप्लोमेट्स ने। देखो, आपके लिए फॉरेन पॉलिसी पर्सनली कैसे हेल्प करती है तो ये देखें। अगर आप स्टूडेंट हो, आप यूके में पढ़ना चाहते हो, तो अच्छी फॉरेन पॉलिसी है, अच्छा डिप्लोमेट्स ने नेगोशिएशन किया है तो आपको वीजा आसानी से मिल जाएगा। और इवन स्टडीज के बाद जॉब्स आपको मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ये भी अच्छी फॉरेन पॉलिसी पर डिपेंड करता है। अगर देश के रिश्ते अच्छे हैं यूके के साथ में, अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं भी साइन हुआ है लेकिन नेगोशिएशंस अच्छी से हुई हैं, तो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। और एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल बहुत सारे हैं।
बिजनेसमैन के लिए मार्केट एक्सेस दिलवाना, वहां के रेगुलेशन की जानकारी, यह अच्छी फॉरेन पॉलिसी पर डिपेंड करता है। आप यूएस में बिजनेस करने के लिए जाना चाहते हो तो फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, तो आप यूएसए के साथ आपने अच्छा नेगोशिएशन किया है तो वहां पे इंडियन बिजनेसमैन को अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छी वर्क फैसिलिटीज मिलेगी, अदरवाइज नहीं। अब ईरान के बिजनेसमैन को थोड़ी ना यूएसए में जाने के बाद अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी या फिर उनको आसानी से मार्केट की एक्सेस मिल जाएगी, नहीं। और भी एग्जाम्पल है 2-3 ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। एज ए टूरिस्ट अगर आप वहां पे फंस गए हो, आपको वहां से निकलवाना है तो यहां पे फॉरेन पॉलिसी काम आएगी। वर्कर्स और प्रोफेशनल्स जो बाहर काम करने के लिए जाना चाहते हैं, उनके वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स फेयर हों, जरूरत के समय उन्हें प्रोटेक्शन दिलवाना, यह भी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। तो देखो, ये तो सारे हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए। जब आप बाहर जाना चाहते हो काम करने के लिए या फिर किसी और चीज के लिए, फॉर एग्जांपल टूरिज्म, बट फॉरेन पॉलिसी भारत में रहने वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अब हम एग्जांपल की सहायता से जानते हैं। कंट्री की सिक्योरिटी एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, किसी और प्रकार की थ्रेट हो, डिप्लोमेसी की सहायता से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में पाकिस्तान में हमारी मिसाइल माल फंक्शन के कारण फायर हो गई थी, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स ने सिचुएशन को कंट्रोल करके एस्केलेट होने से बचा लिया। शेयर्ड थ्रेट के खिलाफ पार्टनर कंट्री के साथ कोऑपरेशन, फॉर एग्जांपल देखो, चाइना को काउंटर करने के लिए हम कैसे विभिन्न देशों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। इवन इंडियन ओशन रीजन में, आसपास रीजन में पायरेसी को रोकने के लिए हम कैसे विभिन्न देशों के साथ में जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, यह भी फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है। इकोनॉमी के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आना, देश में अच्छी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंश्योर करना, जैसे जर्मनी के पास में रेल कोच को डेवलप करने के पास टेक्नोलॉजी थी, कौन सा वो कोच था, LHF था ना शायद, तो उसको शुरुआत में उसको जर्मनी की टेक्नोलॉजी, जर्मनी की कंपनी जो है वो डेवलप कर रही थी, लेकिन जर्मनी की कंपनी से इंडिया की कंपनी के से नॉलेज ट्रांसफर हुआ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ, अब हम वो कोच डेवलप कर रहे हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। और एग्जांपल्स देखिए, आज के बड़े बड़े इश्यूज जैसे देखो पैंडेमिक, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, इन सब के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम विभिन्न देशों के साथ में अच्छा कोऑपरेट करते हैं। क्योंकि देखो, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना एक देश की बस की बात नहीं है, उसी प्रकार से महामारी को टैकल करना एक देश की बस की बात नहीं थी, विभिन्न देशों में कोऑपरेशन जरूरी था। क्लाइमेट चेंज जो है, देखो, ये एक ऐसा इशू है जिसमें कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट इंडिया हमेशा से एडवोकेट करता आया है। कॉमन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना, बट डिफरेंशिएटेड है, डेवलप कंट्रीज की ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा जिम्मेदार हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। देखो, इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में दूसरे देशों के सामने हमारे देश की इमेज और नैरेटिव को सेट करना, यह भी फॉरेन पॉलिसी की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। कभी कभी हमारे देश के सेल्फ इंटरेस्ट दूसरे देशों के इंटरेस्ट से कन्वर्ज नहीं होते, खासकर नेबर्स के साथ, जैसे कि चाइना के साथ। दोनों देशों के बीच कंफ्लिक्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है। तो ऐसी सिचुएशन में फॉरेन पॉलिसी हमारी कैपेबिलिटीज और डेटरेंस का ध्यान रखती है। मतलब पता है हमारे डिप्लोमेट्स को कितनी हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान के साथ हमारा रुख अलग होता है जब हम बॉर्डर डिस्प्यूट को टैकल करते हैं, चाइना के साथ हमारा रुख जो है अलग होता है। पाकिस्तान के साथ जब हम बॉर्डर डिस्प्यूट को हैंडल करते हैं तो आपने देखा होगा एग्रेसिव स्टेटमेंट्स काफी देखने को मिलती हैं, लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि डिप्लोमेट्स को हमारी कैपेबिलिटी के बारे में पता होता है। इतिहास देखो हमारे सामने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करता है कैसे कई देशों की फॉरेन पॉलिसी ने उनको महान बनाया। जैसे जापान का एग्जाम्पल लीजिए, मीजी ईरा में ना जापान की फॉरेन पॉलिसी ऐसी थी कि जापान में टेक्नोलॉजी कैपिटल और वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस आई। उसके बाद चीन ने भी यही पॉलिसी अपनाई और भारत भी इसी अप्रोच पर आगे बढ़ रहा है। भारत अभी आईटी, ऑटो, फूड प्रोडक्शन, बुलेट ट्रेन्स, स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में इसी अप्रोच को फॉलो कर रहा है और इसके रिजल्ट भी सामने आने लगे हैं। मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंडिया अब भारत लेके आ रहा है। यह हमारी फॉरेन पॉलिसी की बदौलत ही मुमकिन हो पा रहा है। लास्ट में आर्टिकल में फॉरेन पॉलिसी के 6 मेन ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं। सबसे पहले हमें वर्ल्ड के थिंकिंग में इंडिया के अकॉर्डिंग चेंज लाना है। यह फॉरेन पॉलिसी का पहला मेन ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि देखो, इंडिया चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बेशक इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लिए हैं, लेकिन इंडिया हमेशा यह एडवोकेट करेगा
कि न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी जिन देशों के पास में है सारे अपने अपने वेपन्स एलिमिनेट कर दें और ये किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। इंडिया कहता है हम तो एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन बाकी देशों को भी तो एलिमिनेट करना होगा ना। उसी प्रकार से इंडिया ये चाहता है, रूल बेस्ड ऑर्डर का पालन करना चाहिए सभी देशों को। तो इंडिया की सोच के हिसाब से वर्ल्ड की थिंकिंग में चेंज लाना, जैसा इंडिया सोचता है वैसा सभी देश सोचें। दूसरा, देखो आज किसी भी प्रकार की हम पार्टनरशिप करें वो इक्वल टर्म्स के साथ होनी चाहिए। यह भी है फॉरेन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव। जैसे रशिया के मुद्दे पर हम वेस्ट के प्रेशर में नहीं आए, हमने इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया। लेकिन अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है तो हम कन्विंस नहीं करवा पाते वेस्ट को कि क्यों हमने इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया है इस मुद्दे पर। तो यह भी फॉरेन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। तीसरा, बड़े मुद्दे जैसे क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, इन मुद्दों पर इंडिया की जो भूमिका है वो लीडरशिप वाली होनी चाहिए। यह भी इंश्योर करना फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, फॉरेन पॉलिसी को हमेशा इंडियंस के डेवलपमेंट के लिए प्रोएक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट, हमारी फॉरेन पॉलिसी पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए। नेक्स्ट, हमारे देश के कल्चरल ट्रेडिशन जैसे योगा और आयुर्वेद, इनको देखो वर्ल्ड के इनिशिएटिव में शामिल करना, यह भी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए। लास्ट में देखो कंक्लूजन में यह कहा जा सकता है कि इस साल भारत की आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं। तो राइटर कहते हैं देखो मैंने तो फॉरेन पॉलिसी से संबंधित ना कई सारी डॉट्स आपके सामने प्रेजेंट कर दी। अब आपका काम है उन डॉट्स को कनेक्ट करना ताकि आप अवेयर रहो कि वर्ल्ड आज हमारे सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट कर रहा है, कैसे हम उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं और उसमें फॉरेन पॉलिसी का कितना बड़ा रोल है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कई सारी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है अभी हमारे देश में काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब आपके मन में आया होगा कि हाँ ये तो ऑब्वियस है, कोविड-19 की महामारी आई थी, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन देखो उससे पहले भी जैसे एनएसएसओ का नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का 2017-18 का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट उस समय हमारे देश में थी 6.1%, जो 4 दशकों में सबसे ज्यादा थी। इसी बीच फिर अप्रैल मई में हमारे देश में लॉकडाउन लग गया। इसके कारण सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार हमारे देश में 53 मिलियन लोगों ने अपनी जॉब लूज कर दी, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का था। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर 2021 में बढ़कर कितनी हो गई? 7.91%। हालांकि देखो अब रिपोर्ट्स ऐसे आ रही हैं कि जनवरी 2022 में कुछ कम हुई है, लेकिन अभी भी है 6.57%। देखो डेटा पर विवाद हो सकता है, कुछ एक्सपर्ट्स अलग अलग डेटा भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इतना साफ है कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बहुत ज्यादा है। रेलवे का फॉर्म जब भरा जाता है, कितने लोगों ने भरा रेलवे का फॉर्म? ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोगों ने। और उनमें से देखो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो काफी ज्यादा ओवर क्वालिफाइड थे। अब जैसे देखो पीएचडी होल्डर, एमबीए, बीटेक, ऐसे लोग जब उस जॉब के लिए फॉर्म भर रहे हैं जिसकी क्वालिफिकेशन है 12वीं पास +2 पास, तो आप सोच लीजिए कि देश में एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है। और भी एग्जांपल्स दिए जाते हैं, जैसे देखो हिमाचल प्रदेश में पीएन, गार्डनर यानी माली, कुक, इनकी ना 42 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकली थी। कितने लोगों ने अप्लाई किया? 18,000। उससे पहले हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में मार्च 2021 में 13 पोजीशन, पीएन की 13 पोजीशंस के लिए नोटिफिकेशन निकली थी, लेकिन 27,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया, जिसमें बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, इंजीनियरिंग, ये सब लोग भी शामिल थे। सोच के देखिए, पीएन की पोस्ट के लिए। उत्तर प्रदेश में पुलिस के डिपार्टमेंट में मैसेंजर के लिए 62 पोस्ट की नोटिफिकेशन निकली थी, जिसके लिए 93,000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई कर दिया, और उसमें से 3700 देखो पीएचडी होल्डर्स थे। पीएचडी होल्डर्स का काम होता है रिसर्च करना, लेकिन वो देखो मैसेंजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये देश के लिए काफी ज्यादा दुखद बात है। इससे देखो ये पता लगता है कहीं ना कहीं उन्हें रिसर्च करने का मौका नहीं मिल रहा है, तभी वो मैसेंजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा देखो
प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स तो हैं हमारे देश में, लेकिन आपको पता है कि ज्यादातर जॉब्स जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। अब देखो कोई टीसीएस में काम करता है, टीसीएस की जो जॉब है वो फॉर्मल सेक्टर की जॉब है। टीसीएस कंपनी आपको ऐसा नहीं काम से निकाल सकती जैसे हाँ आज बोल दिया कि कल से आपको काम पर नहीं आना है। प्रॉपर देखो आपको नोटिस पीरियड मिलेगा कि हाँ 3 महीने हैं आपके पास, आप जॉब फाइंड आउट कर लीजिए। प्रॉपर आपको टाइम पीरियड दिया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं होता। जैसे कोई ढाबे पे काम करता है तो उसको तो यूं एकदम से इवन दोपहर को काम से निकाला जा सकता है कि चला जा भाई अभी यहां से मैं तेरे को काम से निकाल रहा हूं। तो लोगों को ना इनफॉर्मल सेक्टर की जॉब से बहुत डर लगता है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ज्यादा अप्लाई करते हैं। बेशक वो ओवर क्वालिफाइड हो, जैसे पीएचडी होल्डर्स जो हैं वो पीएम की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें स्टेबिलिटी है। इवन देखो सरकार की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिनकी वजह से सिचुएशन खराब हुई है। इवन फॉर्मल सेक्टर में भी सरकार ने लेबर रेगुलेशन को काफी ज्यादा लिबरल कर दिया है। तो इवन अब फॉर्मल सेक्टर में भी एम्प्लॉइज को हटाना काफी ज्यादा आसान हो गया है, इसमें भी काफी ज्यादा इनस्टेबिलिटी आ गई है। अब सरकार देखो जितना ज्यादा पैसा खर्च करेगी हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, उतने ही ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। लेकिन सरकार देखो इन सेक्टर्स में एक्सपेंडिचर ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रही है। इवन स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपने देखा होगा बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, आवरली बेसिस पे, उनकी जॉब भी परमानेंट नहीं है। हालांकि देखो इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है, कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं जैसे कई सारे प्रोफेसर्स उनकी जॉब होती है 2-2 लाख रुपए, लेकिन दिन में सिर्फ 1 लेक्चर लेते हैं, 1 लेक्चर 2 लेक्चर। तो इसीलिए सरकार ने अपने खर्चे को कम करने की सोची कि देखो आवरली बेसिस पर हम पे करेंगे और ऐसा हैफ्टी जो हम सैलरी देते हैं प्रोफेसर्स को, 2-2 लाख रुपए लेक्चर लेते हैं सिर्फ 1 या 2, तो इससे सरकार का नुकसान होने से बच जाएगा। सरकार की देखो अपनी सोच है, लेकिन आज जिन्होंने आर्टिकल लिखा है उनकी अपनी सोच है। वो कहती हैं कि बहुत सारे जो पोस्ट है ना खाली है, खास करके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं, लेकिन सरकार उनको फिल नहीं कर रही है। जब देखो इतने सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब तो ये है जो सरकार ने बड़े बड़े कैंपेन्स, बड़े बड़े प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जैसे स्किल इंडिया, वो सफल साबित नहीं हुए हैं। क्योंकि उन लोगों को स्किल मिलती, अच्छी जॉब मिलती, तो वो इतनी बड़ी संख्या में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करते। इसलिए अब सरकार को यह चाहिए कि सरकार एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो को हमारे देश में सीरियसली ले और जो भी प्रोग्राम्स लॉन्च करके सरकार ने रखे हैं उन्हें एनालाइज करें, वो फेल क्यों हो रहे हैं और उसमें आवश्यक बदलाव लेकर आए, ताकि हमारे देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हम हमेशा बोलते हैं इंडिया के पक्ष में है, लेकिन देखो ये विंडो हमेशा नहीं खुली रहेगी अगर सरकार इसे ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूरोपियन यूनियन के डिजिटल मार्केट एक्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये इंडिया के लिए इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इंडिया भी अपना डिजिटल मार्केट एक्ट लाने वाला है फ्यूचर में। तो यूरोपियन यूनियन के इस डिजिटल मार्केट एक्ट से यानी डीएमए से इंडिया क्या कुछ सीख सकता है हम जानेंगे इस आर्टिकल में। मतलब देखो जब हमें यूरोपियन यूनियन के एक्ट के बारे में पता होगा तभी तो पूरा सिनेरियो हमें समझ में आएगा ना। तो यूरोपियन यूनियन ने डिजिटल मार्केट एक्ट की डिटेल्स फाइनल कर ली हैं जो बड़ी टेक कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल, अमेजोन इन सबको रेगुलेट करेगी। इस लॉ से यूरोप की जो डिजिटल सेक्टर है, यूरोप की जो डिजिटल मार्केट है वो देखो और ज़्यादा फेयर और कॉम्पिटिटिव होगी। इस लॉ से न केवल यूरोप में बदलाव आएगा बल्कि अन्य देशों में भी इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। आखिरकार यूरोप के डिजिटल मार्केट एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या या फिर टारगेट क्या है? डिजिटल मार्केट एक्ट बेसिकली देखो गेटकीपर कंपनीज, मतलब वो कंपनीज जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, जैसे एप्पल है, एप्पल का स्टोर है जहां पे एप्लीकेशंस लॉन्च की जा सकती हैं, गूगल प्ले स्टोर है जहां पे एप्लीकेशंस लॉन्च की जा सकती हैं। तो ये कंपनीज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं और इन कंपनीज का देखो प्रभाव जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। जैसे फेसबुक अब इलेक्शंस पर भी असर डालने लग गई है। पर सबसे बड़ा कंसर्न इन कंपनियों के द्वारा डिजिटल मार्केट में डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करना है, जिसकी वजह से जो छोटी छोटी कंपनीज है ना उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता। जैसे अमेजोन का एग्जांपल लीजिए, अमेजोन पर आप सर्च मारते हो किसी प्रोडक्ट को, जो ऊपर ऊपर प्रोडक्ट्स आते हैं ना वो बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट होते हैं, अक्सर
उन्हीं को आप ऑप्शंस के तौर पे कंसीडर करते हो, लेकिन दूसरे तीसरे पेज पे चौथे पेज पे हो सकता है अच्छे प्रोडक्ट हो जो आप जाते भी नहीं हो चौथे पेज तक तो, लेकिन बड़ी कंपनीज अपने पैसों का इस्तेमाल करके फर्जी रेटिंग्स क्रिएट करके वो ऊपर ऊपर आ जाती हैं, तो छोटी कंपनीज को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए डिजिटल मार्केट एक्ट लाया जा रहा है। डिजिटल मार्केट एक्ट के रूल्स के वायलेशन पर कंपनी को उसके ग्लोबल एनुअल सेल्स का 10% फाइन्स के रूप में देना होगा पेनल्टी के तौर पर, और वर्स्ट केस में तो कंपनी को बैन भी किया जा सकता है। देखो, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती हैं, जैसे एप्स, इनको कंट्रोल करना, यहां तक कि कम्युनिकेशन को भी कंट्रोल करने लगती हैं। जैसे भारत के फेसबुक और जियो में डील साइन हुई है, इससे फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म में जियो के एड और पेमेंट प्लेटफॉर्म को अन्य सर्विस से ज्यादा एक्सेस और प्रेफरेंस देगा। इससे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है ना छोटी कंपनीज के पास में, क्योंकि छोटी कंपनीज देखो रिलायंस जैसी बड़ी डील नहीं साइन कर सकती ना फेसबुक के साथ में। तो ये जो गेटकीपर कंपनीज हैं जो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाती हैं, इनको आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है? अगर देखो कंपनी का एनुअल टर्नओवर 7.5 बिलियन यूरोज पिछले 3 सालों में रहा है, मतलब एवरेज की बात है, पिछले 3 सालों में एवरेज 7.5 बिलियन यूरो से ज्यादा रहा है, या फिर कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन 75 बिलियन यूरो से ज्यादा हो, तो वो गेटकीपर कंपनी है। इसके अलावा वो कंपनी जिसके पास एक महीने में 45 मिलियन से ज्यादा एंड यूजर है, तो वो देखो गेटकीपर कंपनी है। लेकिन स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, उनको इस एक्ट से एग्जम्प्ट कर दिया गया है, उन पर ये जो एक्ट है वो लागू नहीं होगा। यहां पर देखिए 45 मिलियन मंथली एंड यूजर्स, और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एग्जम्प्ट कर दिया गया है इस एक्ट से। इस एक्ट में वैसे देखो इमर्जिंग गेटकीपर्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है, वो कंपनीज जो अभी कॉम्पिटिटिव पोजीशन में आगे तो आ चुकी हैं बट अभी तक सस्टेन नहीं हो पाई हैं, तो ये हैं इमर्जिंग गेटकीपर। यहां पर देखिए, अब बात करते हैं डिजिटल मार्केट एक्ट के प्रपोजल क्या हैं। सबसे पहले यूजर को राइट टू चूज मिलेगा, मतलब जब हम नया फोन लेते हैं तब कई सारे ऐप्स प्री इंस्टॉल होते हैं। जैसे देखो रेडमी का फोन लेते हैं तो MI पे का ऐप पहले से रहता है, इससे राइट टू चूज का वायलेशन होता है। मान लीजिए कि इसको गूगल पे यूज करना हो और MI पे जो है वो एप्लीकेशन नहीं इस्तेमाल करनी हो तो उसे अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेगी गूगल पे। इस ऐप के बाद यूरोपियन यूनियन के लोगों के पास में राइट होगा, जो ऐप वो यूज करना चाहते हैं वही इंस्टॉल करने की छूट मिलेगी। नया फोन लेने पर प्री इंस्टॉल्ड एप्स नहीं आएगी। जैसे खासकर देखो आईफोन के यूजर्स को ना सफारी वेब ब्राउजर यूज करने के लिए फोर्स किया जाता है। हालांकि क्रोम अलग से डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन ये गलत है। इस नए एक्ट के बाद यूजर के पास चॉइस होगी। यूरोपियन यूनियन को इंटरऑपरेबिलिटी को इंश्योर करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आईफोन के यूजर को मैसेजिंग के लिए आई मैसेज का यूज करना पड़ता है, लेकिन उन्हें व्हाट्सएप या अन्य ऐप यूज करने की आजादी रहेगी। अभी देखो व्हाट्सएप इंस्टॉल तो की जा सकती है इसके एप्पल के स्टोर पर, एप्लीकेशन स्टोर पर, लेकिन काफी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वैसा एक्सपीरियंस नहीं रहता जैसा एंड्रॉइड पे आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो। तो ये जो गेटकीपर कंपनीज है ना, इनको अपने ऐप प्लेटफॉर्म में थर्ड पार्टी ऐप या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की फ्रीडम होनी चाहिए। आईफोन में भी एंड्रॉइड के कई सारे ऐप यूज नहीं कर सकते, तो ये दिक्कत है। मतलब जो गूगल प्ले स्टोर के ऐप हैं वो आईफोन में इस्तेमाल किए जा सकें और आईफोन के जो ऐप हैं वो गूगल प्ले स्टोर में इस्तेमाल किए जा सकें, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। गेटकीपर कंपनीज अपने यूजर, खास करके बिजनेस यूजर को अपना ही ऐप परचेज करने के लिए अपना ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। जैसे देखो आपको ना एप्पल एप्लीकेशन स्टोर पर कोई एप्लीकेशन परचेज करनी है तो आपको ना जो एप्पल का पेमेंट सिस्टम है वही इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी प्रकार से गूगल प्ले स्टोर पर भी ऐसा ही होता है। लेकिन होना तो ये चाहिए ना कि आपको गूगल प्ले स्टोर से कोई ऐप परचेज करनी है तो आप किसी भी पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर सको। तो ये सर्विस भी प्रोवाइड करनी होगी इन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली कंपनीज को, जिनको गेटकीपर कंपनीज कहा गया है इस आर्टिकल में। क्योंकि देखो स्पॉटिफाई जो एक म्यूजिक वाली कंपनी है, सॉन्ग्स वाली, इन्होंने ना एप्पल और गूगल पर इल्जाम लगाया था कि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली कंपनीज मजबूर कर रही हैं हमारे यूजर्स को अपना ही पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए। इन गेटकीपर कंपनीज को अब अपने एक्विजिशन और मर्जर की जानकारी भी यूरोपियन कमीशन को देनी होगी ताकि किसी प्रकार की मोनोपोली की सिचुएशन को प्रिवेंट किया जा सके।
जैसे मेटा ने देखो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को एक्वायर करके किया था। मेटा मतलब फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को एक्वायर करके इस सेक्टर में एक प्रकार से अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली थी ना। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोपियन यूनियन ने बिग टेक कंपनी से होने वाले रिपरकशंस को हैंडल करने के लिए लॉ का रास्ता अपनाया है। इससे पहले भी देखो यूरोपियन यूनियन ने GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स लाकर अपने सिटीजन्स की डेटा प्राइवेसी को इंश्योर किया था, और अब सेम कंसर्न दूसरे देशों के साथ भी है। बट डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया अभी तक किसी प्रकार का कोई कानून नहीं ला सका है। इंडिया में भी यूजर सेम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, इसलिए हमें भी जल्दी से जल्दी ऐसा कानून लाकर अपने यूजर्स को राइट टू चूज का अधिकार इंश्योर करना चाहिए। मतलब यूजर्स को इस प्रकार का अधिकार देना चाहिए कि वो अपने हिसाब से चूज कर सकें कि क्या उन्हें इस्तेमाल करना है, क्या उन्हें इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।